नमस्कार सभी को। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में रिवाइज करते हैं। अभी हमने कल कौन कौन सी बातें हमने जान ली थी। हमने पढ़ना स्टार्ट किया है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यानी कि जो क्या है, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद का, उसका जो ऊपरी सदन है, नहीं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी सदन, यानी कि राज्यसभा है, जो किसका प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का जो क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा है। एक तो इसके बारे में पढ़ा हमने संरचना, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों किस प्रकार से बनते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है कि राज्यसभा का किस प्रकार के उसमें सदस्य है। और फिर हमने पढ़ा था इसके बारे में निर्वाचन, निर्वाचन किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। आपने देखा था अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें जनता डायरेक्ट भागीदारी नहीं निभाती है, बल्कि वो पहले किसको चुनती है, विधानसभा के सदस्यों को चुनती है, और फिर वो आगे विधानसभा के सदस्य किसको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, जिसमें जनता सीधे भागीदारी नहीं करती, नहीं जिसमें सामान्य अगर भाषा में समझे तो जिसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है, यानी कि सीधे वोट नहीं डालती है। इसमें हमने जान लिया था कि जो संविधान की चौथी अनुसूची है उसके आधार पर क्या किया गया है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। और वो कैसा बंटवारा, कौन सा आधार है, वो कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर। फिर हमने जानना था कल जो हमने पढ़ा कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल यानी कि राज्यसभा का जो सदस्य है उनका कार्यकाल कितना है। हमने देखा था 6 वर्ष का कार्यकाल है। ये एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसमें से 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं, 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। तो आपने देखा था जब 1952 में पहली बार चुने गए तो क्या करना था, 2 साल के बाद रिटायर करना था। एक तो 1954 में और 1956 में कौन सी पद्धति को अपनाकर रिटायर किए गए, तो लॉटरी पद्धति को अपनाकर क्या किया गया था, राज्यसभा के सदस्यों को रिटायर किया गया था। एक हमने जानना था योग्यता के बारे में, यानी कि क्या है, अगर राज्यसभा का सदस्य आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या योग्यता हो। और साथ में हमने क्या जानना था, अयोग्यताएं भी, यानी कि कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, उसके बारे में जाना था। देखा होगा आपने, लाभ का पद पर ना हो, पागल व दिवालिया ना हो गया हो, दल बदल ना हो गया हो, यानी दल बदल ना कर लिया गया हो। देखो एक बात है अयोग्यता का, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। और किसकी सिफारिश पर लेता है, निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर लेता है। लेकिन एक ऐसी बात है, कौन सी, जो मैंने कल भी बताई, दल बदल है। जो दल बदल का जो निर्णय करेगा, कौन करेगा, वो या तो लोकसभा का स्पीकर, और या अगर राज्यसभा में किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसमें कौन करेगा, राज्यसभा का सभापति। उसको ही अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, और सभी प्रकार की अयोग्यताओं को अंतिम रूप देने का, यानी कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। तो यहाँ तक हमने जान लिया था राज्यसभा के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी, क्या है, दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता क्या होती है, जहां जब एक ही कैंडिडेट क्या कर सकता है, लोकसभा भी सदस्य और राज्यसभा का भी सदस्य बन जाए, तो उसमें क्या कंडीशन रहेगी, ये आप लिख सकते हो। इसको आप समझते हो, राज्यसभा में क्या कर सकते हैं हम, स्थान कैसे रिक्त होगा, स्थान की रिक्ति। स्थान की रिक्ति का मतलब है कि जो क्या है, जो कैंडिडेट है उसका स्थान किस किस प्रकार से क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। ये बताया गया है। अब कानून आया, जन प्रतिनिधित्व कानून, जन प्रतिनिधित्व कानून, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951। 1951 में 4 कंडीशन रखी गई कि किस प्रकार से दोहरी सदस्यता अगर किसी ने अपना लिया है तो उसकी किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया रहेगी, कौन से सदस्य, कौन सी सदन की सदस्यता बने रहेगी या कौन सी की नहीं बने रहेगी, कौन से सदन की सदस्यता जाएगी, कौन से सदन की सदस्यता नहीं जाएगी। इसके बारे में कौन बताता है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 का। और वो स्थान कैसे रिक्त हो जाता है, यानी कि स्थान का मतलब है वो सीट कैसे खाली हो जाती है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता समझ गए जब है, क्योंकि हमारे सिद्धांत में वर्णन है, एक कैंडिडेट एक समय में क्या नहीं हो सकता, सदन संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता।
इनकी क्या कंडीशन है, हमारे क्या रखा गया है, एक समय में एक समय में जो कैंडिडेट है, कोई भी सदस्य है, वो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, कहने का मतलब है कि आप मान के चलिए चुन लिए गए हो, अब मान के चलो आप राज्यसभा से चुन लिए और फिर अब इलेक्शन आ गए हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो जैसे सुभाष सुब्राला हरियाणा से ही है, तो उसको क्या कर लिया गया, राज्यसभा का सदस्य बना लिया। अब क्या है, लोकसभा का, अब यहाँ से भी चुन लिया जाए तो राज्यसभा की भी होगी, लोकसभा की भी होगी। तो ऐसा नहीं है भी वो दोनों ही सदनों में वही बैठेगा, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एक सीट खाली करनी पड़ेगी। तो उसको हम बोलते हैं दोहरी सदस्यता। अगर कोई क्या कर लेता है, दोनों सदनों में क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, तो उसको किस प्रकार से हटाया जाता है, किस प्रकार से वहां की प्रक्रिया है, नियम है, और वो प्रक्रिया नियम कहाँ लिखी गई है, जन प्रतिनिधित्व कानून। तो क्या है, देखो पहली कंडीशन क्या है, अगर क्या कर लिया गया है, एक ही समय में क्या कर लिया, एक समय में सदस्य दोनों सदनों का दोनों सदनों के लिए क्या हो गया है, निर्वाचित हो गया है। यानी कि दोनों सदनों के लिए क्या हो गया है, निर्वाचित। देखो कंडीशन क्या है, एक ही समय में, यानी कि अब इलेक्शन हुए राज्य से, उसके भी चुन लिया, अगर लोकसभा के भी हो गए तो उसके भी चुन लिया है, एक साथ चुन लिया है, दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा उसने, तो क्या करना पड़ेगा, 10 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि इसमें बात क्या रखनी है, 10 दिन के अंदर अंदर उस कैंडिडेट को, यानी कि उस सदस्य को बताना पड़ेगा भी मैं लोकसभा का सदस्य बना रहना चाहता हूँ या राज्यसभा का सदस्य बना रहना चाहता हूँ। देखो क्या है, जब एक ही समय में क्या कर लिया जाता है, दोनों सदनों से क्या कर लिया जाता है, एक सदस्य चुन लिया जाता है, यानी कि उसका क्या हो गया है, निर्वाचित हो गया है, चुन लिया गया है। तो उसको 10 दिन का टाइम दिया जाता है सोचने के लिए। भी आप सोच लो, अपने लोकसभा का सदस्य बनकर रहना है या राज्यसभा का सदस्य बनकर रहना है। अगर वो 10 दिन तक क्या नहीं देता है, अपना जवाब नहीं देता है, वो ये नहीं बताता है भी मैं लोकसभा का सदस्य रहूंगा या राज्यसभा का सदस्य रहूंगा, तो क्या कर दिया जाएगा, राज्यसभा से उसकी सीट को क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। राज्यसभा से क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। यानी कि देखो क्या है, जब एक समय में सदस्य दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है, याद क्या रखना, एक समय, अरे एक ही सदस्य दोनों सदनों के लिए एक ही समय क्या हो जाए, निर्वाचित हो जाए, तो उसको 10 दिन का क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है। ये 10 दिनों के अंदर अंदर वो बता दे भी मेरे को लोकसभा का सदस्य बनना है या राज्यसभा का सदस्य बनना है। लेकिन वो 10 दिनों के अंदर अंदर नहीं बताता है, तो कौन सी सीट खाली हो जाएगी, राज्यसभा की सीट क्या करती जाएगी, खाली कर दी जाएगी। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, एक सदस्य था, कोई भी सदस्य है, कैंडिडेट है, पहले मान के चलो क्या आ गया, वो राज्यसभा का था, पहले वो किसका सदस्य था, राज्यसभा का। आरएस लिख दो, मैं आरएस का मतलब राज्यसभा, राज्यसभा का क्या था, वो सदस्य था, राज्यसभा का सदस्य। लेकिन क्या हुआ, लोकसभा का इलेक्शन आया, अब क्या है, लोकसभा का क्या आ गया है, इलेक्शन आ गया है, और उसमें भी क्या हो गया, वो सदस्य क्या हो गया है, निर्वाचित हो गया है, उसमें भी क्या हो गया है, निर्वाचित हो गया है, उसमें भी क्या हो गया है, निर्वाचित। एक सदस्य था, सदस्य एक ही था, देखो दोहरी नहीं हो सकती, यानी कि एक सदस्य क्या हो गया, पहले राज्यसभा का सदस्य था, फिर लोकसभा इलेक्शन आया, और लोकसभा इलेक्शन जैसे ही आया तो उसमें भी क्या हो गया, वो निर्वाचित हो गया, यानी कि जीत गया। तो अब क्या मान लिया जाएगा, जो पहले से क्या थी उसके पास सदस्यता थी, यानी कि पहले से वो किस सदन का सदस्य था, यानी कि राज्यसभा का, तो पहले से जो क्या थी, सदस्यता लिया हुआ था, पहले का जिस सदन का वो सदस्य था, वो क्या कर दी जाएगी, उसकी स्थान को वहां से खाली कर दिया जाएगा, यानी कि उस सदन से क्या कर दिया जाएगा, पहले जिस सदन में सदस्य था उसको क्या कर दिया जाएगा, रिक्त कर दिया जाएगा। देखो क्या है कंडीशन, ऊपर वाले में क्या था, एक ही समय में दोनों सदनों के लिए एक ही समय क्या हो जाए, निर्वाचित हो जाए, तो 10 दिन दिए जाएंगे भी आपको कौन से सदन में रहना है, कौन से सदन का सदस्य आपने बनना है।
इसमें क्या है, पहले से था वो, यानी कैंडिडेट पहले की राज्यसभा का सदस्य था मान के चलते हैं, तो अब क्या हो गया है, लोकसभा के इलेक्शन और उसमें वो जीत गया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको, जो पहले सदन का सदस्य बना हुआ था तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। एक कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन, इसमें क्या है आपको पता होगा, हमारे कोई भी कैंडिडेट है वो क्या हो सकता है, 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, यानी कि क्या है, हमारे जैसे 543 सीटें हैं, जैसे लोकसभा की क्या है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं, तो इसमें से एक कैंडिडेट क्या कर सकता है, 2 सीटों पर चुनाव के लिए क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है, यानी चुनाव की जीतने के लिए उम्मीदवार के लिए नामांकन अपना भर सकता है, ये संविधान में व्यवस्था है। अब 2 सीटों पर खड़ा हुआ था, यानी कि 2 सीटों पर क्या कर रहा है, वो चुनाव के लिए खड़ा हो गया, यानी कि इसमें कंडीशन क्या है, जब कोई जब कोई सदस्य 2 सीटों पर 2 सीटों पर 2 सीटों पर चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीत जाता है तो उसे स्वेच्छा स्वेच्छा यानी कि अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से एक सीट एक सीट को क्या करना होता है, खाली करना होता है, एक सीट को क्या करना पड़ेगा, खाली करना होगा, खाली करना होगा। देखो क्या है, जब कोई सदस्य हमारे क्या व्यवस्था है, कोई भी एक सदस्य किससे चुनाव लड़ सकता है, 2 सीटों से क्या लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, 2 सीटों पर से चुनाव लड़ा और वो क्या हो गया है, जीत गया, दोनों ही सीटों पर जीत गया है, किस्मत अच्छी थी, जनता को विश्वास था उसके ऊपर, वो जीत गया। ऐसे देखते भी जैसे मोदी जी थे पिछले 2019 के चुनाव में, तो 2 सीटों से खड़े हुए थे, उसने एक सीट को खाली कर दिया था, तो वाराणसी से वो सदस्य बने हुए थे किसके, लोकसभा के। ऐसे ही जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो क्या करते हैं, 2 सीटों पर खड़े होते हैं, भी ये सोचते हैं अगर एक सीट से हार गए तो दूसरी से क्या पता जीत ही जाए, क्योंकि रहेगी एक ही सीट एक समय में एक, यानी कि दोहरी सदस्यता से क्या हो जाता है, स्थान रिक्ति हो जाती है, दोहरी सदस्यता आप नहीं ले सकते। तो लेकिन क्या हुआ, 2 सीटों पर चुनाव जीत गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्वेच्छा से बताना पड़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी एक कैंडिडेट था, हरियाणा से मान के चलो ये खड़ा हुआ, हरियाणा में जैसे मान के चलो सिरसा है, सिरसा एक लोकसभा की सीट है, रोहतक है, वैसे 10 सीटें हैं, इसमें से मान के चलो 2 सीटों पर खड़ा हुआ एक कैंडिडेट था, सिरसा से और रोहतक से, तो ये क्या हुआ, दोनों से जीत गया, दोनों से क्या हो गया है, जीत गया। अब इसे बताना पड़ेगा स्वेच्छा से भी क्या वो सिरसा से सदस्य बना रहना चाहता है या रोहतक से बना रहना चाहता है। अगर वो नहीं बताता है तो क्या कर दिया जाएगा, दोनों ही सीट को क्या कर लिया जाएगा, खाली कर लिया जाएगा। अगर उसने एक सीट को बता दिया, भी एक सीट को मान कर चलो ये खाली कर दी है, तो इसके ऊपर क्या किया जाएगा, फिर उपचुनाव होगा। आपने देखा होगा हमारे क्या होते हैं, 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, आम चुनाव, उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे जब भी चुनाव से संबंधित हमारा जो टॉपिक आएगा उसके बारे में, चुनाव किस प्रकार से होते हैं। तो इसमें और क्या कंडीशन है, जब क्या है हमारे क्या रखा गया है, कोई भी कैंडिडेट 2 सीटों पर क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, 2 सीटों पर लड़ा और जीत भी गया, लेकिन बना रहेगा एक ही सीट पर जीतने के बाद भी, तो उसे स्वेच्छा से क्या करना पड़ेगा, एक सीट को खाली करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो दोनों ही सीटों को क्या मान लिया जाएगा, खाली मान लिया जाएगा। तो आपने देखा होगा जब कोई दो सीटों पर जीत जाता है तो क्या करता है, चुनाव जीतने के बाद एक सीट को क्या करता है, खाली करता है। तो एक कंडीशन क्या है, ये दोहरी सदस्य, यानी कि इसमें सीट कैसे खाली होगी। एक क्या है, जब मान के चलो क्या है, एक सदस्य था, वो पहले क्या था, किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य था, पहले कोई सदस्य कोई सदस्य पहले किसका सदस्य था, पहले किसी भी किसी भी राज्य की किसी भी राज्य की विधानसभा विधानसभा का क्या था, सदस्य था, विधानसभा का सदस्य था, विधानसभा का क्या था, वो सदस्य था। तो अब क्या हुआ, उसने
लोकसभा का भी क्या कर लिया, चुनाव जीत लिया। लोकसभा इलेक्शन हुआ और क्या कर लिया उसने, चुनाव को क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो अब उसको टाइम दिया जाएगा 14 दिनों का, 14 दिनों का। 14 दिनों के अंदर अंदर उसमें बतानी होगी भी वो विधानसभा का सदस्य बना रहना चाहता है या उसको छोड़कर जो उसने लोकसभा का चुनाव जीता वो लोकसभा का सदस्य बना रहना चाहता है। देखो इसमें क्या था, 10 दिन। अगर एक ही समय में सदस्य दोनों सदनों से क्या हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है, तो उसको 10 दिन दिए जाएंगे, तो कौन सी सदस्य उसने रखनी है। इसमें देखो क्या है, जब कोई सदस्य पहले तो किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य था, तो ये हमारे क्या है 28 राज्यों में, और 2 हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पांडिचेरी में क्या है विधानसभाएं हैं, वहां से अगर कोई पहले सदस्य था, अब वो इलेक्शन हुए लोकसभा का, उसमें क्या हो गया, वो जीत गया है, उसको 14 दिनों के अंदर अंदर क्या देना, बताना पड़ेगा वो किसका सदस्य बना रहना चाहता है, विधानसभा का या लोकसभा का। अगर वो ऐसा नहीं बताता है तो क्या कर लिया जाएगा, जो संसद से उसकी क्या कर ली जाएगी, इस दस्ता को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि खाली मान लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो लोकसभा से भी जीत सकता है और राज्यसभा से भी, यहाँ पर क्या है दोनों हो सकते हैं संसद में, राज्य की विधानसभा है, यानी यहाँ के लोकसभा का चुनाव भी जीत सकता है और राज्यसभा का भी चुनाव जीत सकता है। तो उसको बताना पड़ेगा भी कहाँ रहना है उसने, संसद में रहना है या राज्य की विधानसभा में रहना है, कितना दिन का समय, 14 दिनों का समय। तो उसके बाद अगर ये नहीं बताता है 14 दिनों के अंदर अंदर, तो क्या कर लिया जाएगा, संसद में जो उसकी सीट थी उसको क्या मान लिया जाएगा, खाली मान लिया जाएगा। तो इससे देखो आप समझे, अभी हमारे संविधान में क्या है, दोहरी सदस्यता का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपके समझ में आ गई ये दोहरी सदस्यता क्या होती है, आपके समझ में आ गया क्या है, यह स्थान रिक्त कैसे होता है। तो कैसे होता है, इसमें बताया गया है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत क्या बताया गया है, जब एक ही समय में सदस्य दोनों सदनों के लिए क्या हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है, तो उसको 10 दिनों के अंदर बताना होगा कि किस सदन का वो सदस्य बनकर रहना चाहता है, अन्यथा उसकी राज्यसभा से सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। एक कंडीशन क्या है, जब एक ही सदस्य पहले किसी सदन का सदस्य, मान के चलो राज्यसभा का सदस्य था, फिर लोकसभा का भी क्या हो गया, उसने चुनाव जीत लिया है, तो पहले जिस सदन का सदस्य था उस स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। और क्या है, जब कोई सदस्य 2 सीटों पर क्या हो जाता है, चुनाव जीत जाता है, तो उसको एक सीट क्या करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी अपनी मर्जी से। अब उसकी मर्जी चलती है कि कौन सी सीट को खाली करना चाहता है। अगर वो क्या नहीं करता है, खाली नहीं करता, तो क्या मान लिया जाएगा, दोनों ही सीटों को क्या मान लिया जाएगा, खाली मान लिया जाएगा। और क्या है, जब कोई सदस्य पहले किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य था और फिर क्या हो गया, वो संसद का क्या बन गया, सदस्य बन गया है, लोकसभा का या राज्यसभा का, तो उसको बताना पड़ेगा 14 दिनों के अंदर में कौन से, या तो राज्य की विधानसभा में रहना चाहता है या लोकसभा या संसद के किसी भी सदन में सदस्य बना रहना चाहता है। अगर वो नहीं बताता है 14 दिनों के अंदर, तो क्या मान लिया जाएगा, संसद से उसकी जो सदस्यता है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिक्त कर दिया जाएगा। और क्या है, और कंडीशन क्या है, जैसे ये है दोहरी सदस्यता के बारे में। और क्या है, और कैसे स्थान क्या हो सकता है रिक्त, देखो मैंने दोनों बातें लिखी है, और कैसे स्थान रिक्त हो सकता है। तो क्या है, 60 दिन के लिए क्या रहता है, अगर कोई सदस्य संसद में क्या रहता है, 60 दिनों तक अनुपस्थिति रहता है, यानी कि वो आता ही नहीं है, लगातार 60 दिन आया ही नहीं, भी किसको चलो मान के चलो क्या है, उसको बताना पड़ता है, या स्पीकर है या सभापति है, वे किस कारणवश से वो आ नहीं रहा है। अगर उसने क्या नहीं दिया है, बताया नहीं हो किस कारणवश से नहीं आया और लगातार 60 दिन नहीं आया है, तो उसको क्या कर दी जाएगी, संसद की सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। 60 दिन तक अनुपस्थित वो नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये था दोहरी सदस्यता व स्थान कैसे रिक्त हो सकता है। और कैसे हो सकता है, या कोई कैंडिडेट है जो क्या बन सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाए तब खाली हो जाएगी, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का। इसके बारे में आपको लिख दोगे, जो चीजें समझाने की थी वो क्या कर दिया, मैंने समझा दिया। और कैसे रिक्त हो सकता है, तो कैसे है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाए, जो पहले किसी संसद का सदस्य था, लोकसभा का राज्यसभा का, उसको मन हुआ भी मैं क्या करूंगा, राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ूंगा, और वो जीत गया, तो फिर उसकी सीट खाली हो जाएगी, क्योंकि दोहरी सदस्यता, एक समय पर रहते हुए एक समय पर 2 जगह वो काम कर ही नहीं सकता है, एक ही जगह काम करेगा। या उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाए, या क्या कर लिया जाए, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए, तब भी क्या कर लिया जाएगा, उसकी सदस्यता को क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा, उसकी सीट को क्या मान लिया जाएगा, खाली मान लिया जाएगा। तो ये थी दोहरी सदस्यता व
रिक्त यानी कि स्थानों का रिक्त कैसे होता है। अब हम देखते हैं राज्यसभा की शक्ति। राज्यसभा की शक्ति या राज्यसभा की शक्तियां किस प्रकार से हैं, क्या लोकसभा के समान है या लोकसभा से ऊपर है, तो किस प्रकार से है। तो हम देखते हैं चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसको समान पावर दी गई है किसके ऊपर, साधारण विधेयक के ऊपर। साधारण विधेयक के ऊपर क्या है, दोनों ही सदनों को क्या दी गई है, समान पावर दी गई है। कैसे पावर दी गई है, भी मान के चलो कोई भी विधेयक था वो लोकसभा से पास हो गया, अब कहाँ पर जाएगा, वो कहाँ पास होना जरूरी है, राज्यसभा में पास होना जरूरी है। राज्यसभा उसको कितने दिनों तक रोक के रख सकती है, 60 दिनों तक क्या कर सकती है, रोक के रख सकती है, रद्द नहीं कर सकती। याद रखना, विधेयक को क्या नहीं कर सकती, रद्द नहीं कर सकती। अगर दोनों ही सदनों से फिर क्या नहीं होता है, पास नहीं होता है, तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में बताया गया है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन करके क्या कर लिया जाएगा, उस विधेयक को क्या कर लिया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। बात किसकी है, साधारण विधेयक की, क्योंकि जो संयुक्त अधिवेशन हो सकता है वो किसके ऊपर हो सकता है, साधारण विधेयक के ऊपर क्या किया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन या बैठकें बुलाई जा सकती है। जब संविधान में संशोधन होता है तो उसके लिए संयुक्त बैठकें नहीं बुलाई जा सकती, तो इसमें समान पावर है। अच्छा, संविधान में संशोधन करना है, संविधान में क्या करना है, संशोधन करना है, संविधान में संशोधन, संविधान में क्या करना है, संशोधन करना है, तो उसमें भी समान पावर है किसको, दोनों को, लोकसभा को भी राज्यसभा, क्योंकि इसके लिए दोनों से क्या होना चाहिए, अलग अलग सदनों से क्या होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए, अलग अलग सदनों से, अलग अलग सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग से, अलग अलग का मतलब है, मान लो पहले लोकसभा से कोई भी संशोधन आया संविधान से संबंधित, तो उसमें पारित होगा, यहाँ से पास होगा, फिर कहाँ पर जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर यहाँ से पारित होगा, और फिर किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वो सिग्नेचर करेगा, तब क्या बन जाएगा, वो संशोधन समझ लिया जाएगा। इसकी तरह नहीं है, साधारण विधेयक की जगह तरह नहीं है, जैसे कि लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा उसको पारित नहीं कर रही है, लोकसभा तो क्या कर रही है, पारित कर दिया, राज्यसभा पारित नहीं करी। अभी अब क्या करते हैं, इसको संयुक्त अधिवेशन बुला लो। संविधान में संशोधन से संबंधित संयुक्त अधिवेशन हो ही नहीं सकता। और क्या है इसकी पावर, आपने देखा होगा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, यानी कि इसके सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, कैसे है, लेकिन सिर्फ निर्वाचित, लेकिन जब क्या किया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, उसमें सभी सदस्य आ जाएंगे, राज्यसभा के क्या जाएंगे, सभी सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, किसके सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। इसकी जो एक पावर कम दिखती है आपको, लोकसभा से कम है पावर, आप देखते हो कुछ मामलों में क्या दी गई है, राज्यसभा को लोकसभा से पावर कम दी गई है। जैसे आप जब भी देखोगे ना, धन विधेयक के मामले में, जो धन विधेयक होता है, जो धन विधेयक है, उसमें राज्यसभा की जो स्थिति है, राज्यसभा क्या है, कमजोर है, किसकी अपेक्षा, लोकसभा की। इसमें सिर्फ क्या है, वो सिर्फ मनी बिल को 14 दिन तक ही क्या कर सकती है, अपने पास रोक सकती है। अगर क्या करे 14 दिनों के, तो उसके मान लीजिए लोकसभा से बिल क्या हो गया, पास हो गया धन विधेयक से संबंधित, और वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, राज्यसभा क्या करेगी, उसको 14 दिनों तक उसको पारित नहीं करती है, तो क्या मान लिया जाएगा, वैसा का वैसा पारित हुआ मान लिया जाएगा, जिस प्रकार से किसने माना है, लोकसभा में पारित हुआ था। तो इसमें क्या है, धन विधेयक से संबंधित इसकी पावर क्या है, कमजोर है। लेकिन कुछ इसको पावर दी गई है लोकसभा से ज्यादा, तो वो मामले देखते हैं। विशिष्ट शक्ति, राज्यसभा की जो क्या है, विशिष्ट शक्ति क्या है, क्वेश्चन आता है यहां से, विशिष्ट शक्ति क्या है, या तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों के बारे में क्या समानता और क्या असमानता है। समानता के बारे में लिख दो ये इस प्रकार से, साधारण विधेयक में समान पावर है, संयुक्त अधिवेशन में समान पावर है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, महाभियोग में भाग लेती है, और उपराष्ट्रपति के बारे में भाग लेती है। तो
ये तो क्योंकि समानता, असमानता क्या है, असमानता हो जाएगी जैसे धन विधेयक में क्या है वो कमजोर है, और लेकिन लोकसभा से क्या वो ज्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा। तो उसके मामले में दो चीजें हम देखते हैं, दो चीजें हम कैसे देखते हैं, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 249, ये किसकी पावर है, राज्यसभा की क्या है ये पावर है, जो राज्यसभा है उसकी क्या है ये पावर है। किस प्रकार से ये जो पावर है लोकसभा से ज्यादा क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। तो इसमें है क्या, आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है राज्यसभा, राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा राज्य सूची के ऊपर, राज्य सूची के ऊपर, राज्य सूची के ऊपर कानून बना सकती है, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। देखो समझो बात क्या है, हमारे क्या है तीन अनुसूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर जो कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के ऊपर कानून कौन बनाता है, जो राज्य बनाए गए हैं, इनके जो हमारे 28 राज्य है उसके ऊपर कानून बनाता है, राज्य बनाते हैं। समवर्ती में क्या होते हैं, जिस पर दोनों ही केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन अगर क्या जाता है, विवाद की स्थिति आ जाती है तो केंद्र सरकार को क्या माना जाएगा, मजबूत माना जाएगा। इसके अलावा एक सूची और हो जाती है अवशिष्ट सूची, भी जो इन तीनों सूचियों में जो मामले नहीं आए हैं वो कहाँ डाल दिए जाएंगे, अवशिष्ट सूची में। उसके ऊपर नियंत्रण किसका रहता है, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का। जैसे अमेरिका में रहता है राज्यों का, लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो केंद्र सरकार का रहता है। हमारे क्या है, देखो राज्य सूची है तो आपको यहाँ जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जो हम यूनियन है यानी जो हम संघ है, तो उसमें हम देखते हैं कहीं ना कहीं कौन मजबूत है, केंद्र है। तो उसको मजबूत कैसे बनाता है, आर्टिकल 249। 249 किसकी पावर है, राज्यसभा की पावर है। राज्यसभा की क्या पावर है, वो क्या कर सकती है, जब भी उसको लगे भी राष्ट्रीय हित के लिए राज्य सूची पर क्या बनाना है, कानून बनाना है, तो क्या करेगी, एक विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के द्वारा क्या करेगी, एक विधेयक पास करेगी। और वो विशेष बहुमत क्या होगा, उपस्थित, उपस्थित व मतदान करने वाले, उपस्थित व मतदान करने वाले, करने वाले सदस्यों का, करने वाले सदस्यों का, करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या कर सकती है राज्यसभा, राज्य सूची के ऊपर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। और जो कानून बनाएगी तो 1 वर्ष के लिए वो क्या होगा, चलेगा कानून। अवधि कितनी है, 1 वर्ष की। और क्या कर सकती है राज्यसभा, 1 वर्ष करते करते क्या कर सकती है, यानी कि ये लगा भी 1 वर्ष हो गया कानून बने को, तो राज्यसभा को लग रहा है भी आगे भी कानून बनाना है, तो फिर क्या करेगी, विशेष बहुमत से क्या करते हैं कि प्रस्ताव पारित करते हैं। 1 वर्ष करते करते कितने भी समय तक क्या कर सकती है, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो ये लोकसभा को पावर नहीं है, ये किसको पावर है, राज्यसभा को पावर है। तो अब आप देखोगे भी क्या है, राज्यसभा को भी क्या दी गई है, पावर ज्यादा दी गई है किससे, लोकसभा। जैसे आप धन विधेयक के मामले में देखते हो लोकसभा क्या है, ज्यादा मजबूत है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे आर्टिकल 249 में तो क्या है, राज्यसभा को ही पावर ऑफ क्या कर सकती है, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सूची के किसी भी विषय पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। तो कानून बनाना तो उसको विशेष बहुमत से क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। और विशेष बहुमत क्या है, क्योंकि हमारे विशेष बहुमत भी क्या है, 3-4 प्रकार से, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था बहुमत के प्रकार। सामान्य बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है। इसके मामले में विशेष बहुमत अलग है, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है उसके लिए विशेष बहुमत अलग है। और संविधान में संशोधन करना होता है तो तब क्या, जो आर्टिकल 368 है उसके लिए विशेष बहुमत की प्रक्रिया अलग है। तो इसके लिए क्या है, जब उपस्थित व मतदान करने वालों का सदस्य क्या करते, 2/3 कर दे, तो उसके ऊपर राज्य सूची के ऊपर क्या बना सकती है, कानून बना सकते हैं। तो उसके ऊपर कानून बना तो कितने वर्ष तक रहेगा, वो 1 वर्ष तक रहेगा। अगर इसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, तो आगे एक वर्ष करते करते कितने ही समय तक उसको क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसद में क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो एक देखो इस पावर से क्या लग रहा है, आर्टिकल 249 से भी लोकसभा से ज्यादा पावरफुल कौन है, राज्यसभा। एक आर्टिकल आप देखते हो 312, ये किसके बारे में बताता है, जब आगे बढ़ोगे आप, हमारी जो सिविल सर्विस है, तो इसमें भी क्या राइट दिया गया है, राज्यसभा की ये क्या है, पावर है, वशिष्ठ क्या है, ये पावर है।
राज्यसभा की क्या है, ये पावर है। तो ये पावर क्या है, पावर क्या कहती है भी, कोई भी नई कोई भी नई अखिल भारतीय सेवाएं, कोई भी अखिल भारतीय सेवाएं क्या करनी है, ऐड करनी है, जोड़नी है। जैसे आप देखते हो ज्यादातर हमारे क्या चलती है, तीन सेवा चलती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये स्वतंत्रता के दौरान ही थी, पहली दो आईएएस और आईपीएस। 1966 में किसको जोड़ दिया गया था, आईएफएस को जोड़ दिया गया था। तो और भी अगर कोई सेवाएं जोड़नी है, आप देखो तो बहुत प्रकार की होती है सिविल सर्विस, लेकिन आप देखते हो मुख्यतः क्या है, तीन प्रकार की है। तो वो भी किसको राइट है, लोकसभा को कोई राइट नहीं है, वो किसको पावर है, राज्यसभा को है। इसके लिए भी अगर क्या करनी है, कोई भी क्या करनी है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को जोड़ना, कोई भी सिविल सर्विस को क्या करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। वो भी विशेष बहुमत क्या है, उपस्थित उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का क्या हो, 2/3, सदस्यों का 2/3, सदस्यों का 2/3 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, विशेष बहुमत। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को पावर है, क्या पावर है, कोई भी नई अखिल भारतीय सेवाओं को क्या करना है, संविधान में ऐड करना है, कोई भी ऐड करना है, तो इसके लिए किसको पावर है, राज्यसभा को पावर है, लोकसभा को पावर नहीं है। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। तो आप देखो इन दो पावर से, यानी कि इन दो आर्टिकलों से आप देखते हो ये क्या करती है, राज्यसभा मजबूत लगती है किससे, लोकसभा से। तो राज्यसभा की हमने शक्तियां देखी, तो अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री का राज्यसभा से क्या संबंध रहता है। क्योंकि हमारे क्या है, जो वास्तविक जो क्या है पावर है, किसके पास है, पीएम के पास है, और राज्यसभा के साथ उसके क्या संबंध रहते हैं। तो मैं यहाँ से जो बात बताना चाहता हूँ, जो हमको यूके से अलग करती है, जो हमको ब्रिटेन से अलग करती है, वो क्या है भी, क्या हमारे कोई भी पीएम है जो वो किसी भी सदन से बन सकता है। यानी कि संसद के क्या है, दो सदन है, लोकसभा है या राज्यसभा है। क्या है, लोकसभा है और एक राज्यसभा है। क्या दोनों से ही क्या किया जा सकता है, पीएम बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो उत्तर है हाँ, हम क्या, ये जो पीएम है वो क्या कर सकता है, दोनों ही सदनों से क्या बन सकता है, पीएम बन सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो यूके की, यूके में क्या रखा गया है, वहां पर भी क्या है, दो सदन है, वहां पर भी क्या है, दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वहां पर क्या, दो सदन है। तो वहां पर क्या बनना, अगर पीएम बनना है तो क्या होगा, सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन में ही क्या कर सकता है, बन सकता है, हाउस ऑफ लॉर्ड से पीएम नहीं बन सकता। ये चीज क्या करती है, अलग। और आपने देखा भी होगा, ऐसा हुआ भी है, जब इंदिरा गांधी बनी पीएम तो वो क्या थी, राज्यसभा से सदस्य ली उसने, राज्यसभा से सदस्य थी वो। अगर आप देखोगे तो एचडी देवगौड़ा को भी इस प्रकार से क्या है, वो राज्यसभा से थे। तो क्या किया जा सकता है, हमारे लोकसभा से भी राज्यसभा से क्या बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं। लेकिन यूके में सिर्फ किससे, हाउस ऑफ कॉमन से क्या बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं। हमारे तो क्या 6 महीने तक तो अगर किसी का सदस्य भी नहीं है फिर भी क्या बना रह सकता है, पीएम बन सकता है। तो इतना जाना हमने, सारी बातें जान ली राज्यसभा के बारे में। एक बात और जानते हैं, क्या इसका जो राज्यसभा का निर्माण किया गया है, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, या इसके राज्यसभा का जो गठन किया गया है, राज्यसभा है, उसकी कमियां क्या है, कमी क्या है। देखो आपको इसका तो पता चल ही गया होगा, इसके लाभ क्या है। इतना सारा पढ़ने के बाद किस प्रकार से कानून बनाते हैं, किस प्रकार से कानून नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, क्या विशिष्ट शक्तियां दी गई है, क्या नहीं दी गई है, क्यों ये ऐड किया गया था, तो कमी क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी तो कमी क्या है, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें वही सदस्य ज्यादा आते हैं जो क्या हो गए हैं, लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, लोकसभा का चुनाव क्या जाते हैं, हार जाते हैं। तो आपने देखा होगा राज्यसभा में ज्यादातर पार्टियां क्या करती हैं, उन्हीं सदस्यों को क्या करती है, राज्यसभा का सदस्य बनाती है जो लोकसभा का जो चुनाव हार जाते हैं। जैसे मान के चलो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, और जनता ने क्या किया, वोट डाले, जनता उसको पसंद नहीं कर रही है, कैंडिडेट था उसको पसंद नहीं करे किसी पार्टी, उसको क्या गया, वो हार गया है। लेकिन पार्टियां क्या करती है, मजबूरी लगा लो उनकी या किसी प्रकार से लगा लो, तो उसको क्या कर देती है,
राज्यसभा में भेज देती है। तो इस वजह से जो आलोचक है यानी कि आलोचना जो करते हैं राज्यसभा की, इस वजह से करते हैं क्योंकि हारे हुए प्रतिनिधि कहाँ पर जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, क्योंकि जनता का विश्वास नहीं जीत पाते हैं। क्योंकि लोकसभा में तो डायरेक्ट वोट डालेगी जनता और राज्यसभा में इनडायरेक्ट वोट होगा, उसमें तो एमएलए चुनते हैं। तो इस वजह से हारे हुए व्यक्ति यहाँ पर ज्यादा जाते हैं। और एक जो है जो मनोनीत किए जाते हैं, एक जो इसमें आलोचक होते हैं, आलोचक को क्या कहते हैं, जो मनोनीत सदस्य, आपने देखा होगा राज्यसभा में कितने हैं, 12 सदस्य जो क्या है मनोनीत है। कहा तो ये गया है भाई जो साहित्य में, कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में अच्छा योगदान रखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो मंत्री परिषद, जिसको क्या कहते हैं मंत्री परिषद, या जो प्रधानमंत्री है, जिस भी सदस्य को कहता है कि इसको क्या किया जाए, मनोनीत किया जाए, राष्ट्रपति इसी को क्या कर देता है, मनोनीत कर दिया जाता है। तो इसमें जो मनोनीत आते हैं वो या तो होते हैं वफादार, किसी भी सरकार के वफादार नौकरशाही होते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है चुनाव में जीत, इसमें क्या कर दिया जाता है, राज्यसभा के जो सदस्य है उसको बना दिया जाता है मनोनीत के रूप में। तो इस प्रकार से क्या की जाती है, इसकी आलोचना की जाती है। तो ये था राज्यसभा, इसके बारे में हमने सारी बातें जान ली। एक बार रिवाइज करते हैं इसके बारे में क्या क्या जाना। देखो अब आपके सारी चीजें पता होगा। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था राज्यसभा, आर्टिकल 80 में किसका वर्णन बताया गया है, राज्यसभा का। इसके बारे में हमने देखा संरचना किस प्रकार से ये बनी हुई है। उसके बाद हमने देखा निर्वाचन, किस प्रकार से उसका निर्वाचन होता है, सारी पद्धति कौन सी है, उसको कितने वोट प्राप्त करने होंगे, कार्यकाल क्या है, क्या समय से पहले हट सकते हैं या नहीं हट सकते हैं, उसके लिए योग्यताएं क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है, 30 वर्ष। अगर हम बात करें तो वर्ष के आधार पर कितनी है, 30 वर्ष है। और अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है आर्टिकल 102 में, किसके बारे में बताया गया है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता। उसमें हमने देखा था लाभ का पद ना हो, दल बदल ना हो, उसके बारे में हमने जाना था, बाल में दिवालिया ना हो गया हो, राष्ट्रपति ने को क्या है अंतिम रूप से अधिकार है किसको, अयोग्य निदान करने का। फिर हमने एक बात जानी, दोहरी सदस्यता क्या है, इसके बारे में, दोहरी सदस्यता ये क्या होती है संसद में, इसको हम खाली किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसके बारे में जाना। और जाना हमने स्थान की रिक्ति कैसे होती है, स्थान है जो संसद में यानी कि सीट है, उसकी रिक्ति किस प्रकार से की जा सकती है। उसके बाद जाना हमने लोकसभा व राज्यसभा के बीच शक्तियां हैं वो किस प्रकार से क्या दी गई है, समान दी गई है। अच्छा, समान मेन शक्ति तो ये रहेगी क्या करने का, एक देश के लिए कानून बनाने का। तो उसके अलावा कौन सी शक्तियां दी गई है, लोकसभा राज्यसभा की समान शक्तियां क्या है। और इम्पोर्टेंट हमें क्या जाना, विशिष्ट शक्ति क्या है, यानी कि जो लोकसभा से राज्यसभा को क्या बनाती है, ज्यादा मजबूती प्रदान करती है, तो उसके लिए कौन सी विशिष्ट शक्तियां हैं, उसके लिए कौन सी विशिष्ट शक्तियां हैं, उसके बारे में जाना। और बात हमने जानी पीएम के साथ राज्यसभा का क्या रिलेशन रहता है। रिलेशन का मतलब है क्या राज्यसभा से पीएम को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, हमारे संविधान में वर्णन है या नहीं है, इसके बारे में देखा। और हमने क्या देखा, आलोचना, क्या देखी हमने, आलोचना। तो ये था राज्यसभा के बारे में सारी की सारी बातें, सारे के सारे आर्टिकल, सारी की सारी बातें हमने बता दी। आर्टिकल चाहे याद ना रहे लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, निर्वाचन कैसे होता है, कार्यकाल क्या है, योग्यताएं क्या है, अयोग्यताएं क्या है, दोहरी सदस्यता क्या है। आर्टिकल कम पूछे जाएंगे लेकिन इनमें से बातें ज्यादा पूछ ली जाएंगी। जैसे विशिष्ट शक्तियां हैं वो किस प्रकार से दी गई है, आपको बता देंगे। आर्टिकल 249 और 312 किसकी पावर है, इसके ऊपर कानून कौन बना सकता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपने जिस बच्चे ने अच्छे से समझा होगा, तो जितने भी डाउट रहते हैं राज्यसभा के बारे में सारे क्लियर हो गए होंगे। कल हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।